आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगला 1 घंटा जो है वो पावर पैड शो रहने वाला है, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से होगी हमारी नजर। हमारे साथ जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता, उनसे करेंगे बातचीत। साथ ही साथ खबरें होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत, खेल और जीवन से जुड़ी तमाम संघर्षों की कहानियों की भी। और अगले 1 घंटे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी मेरी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात भावना। सुप्रभात शहला। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी गतिविधियों पर अगले 1 घंटे हमारी नजर रहने वाली है, जिसमें आज अबू धाबी के क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आपको बताएंगे कि किस तरीके से यूएई और भारत के बीच जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। इसके अलावा जिस खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो है कोलकाता रेप और मर्डर केस मामले की, जिसको आज 1 महीना पूरा हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा कोलकाता में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, इस पर भी आपको तमाम जानकारी देंगे। इसके अलावा सुबह सुबह जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट आप तक साझा करेंगे, संवाददाताओं से भी लेंगे तमाम अपडेट। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। नौशेरा में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। आतंकवादियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी। भारत दौरे पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में करेगा सुनवाई। 3 न्यायाधीशों की पीठ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा केंद्र के आवेदन पर भी करेगी विचार। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज। दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। वहीं हरियाणा के लिए कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक। जीएसटी दरों को लेकर मंत्री समूह की सिफारिशों पर हो सकता है मंथन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में लेंगे भाग। बैठक का मकसद भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना। और पेरिस पैरालंपिक सफलतापूर्वक संपन्न। भारत ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 पदकों के साथ अभियान किया समाप्त। साथ ही खेल की खबरों में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता यूएस ओपन का खिताब। फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को दी शिकस्त। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, एक बड़ी सफलता। पुलिस ने नौशेरा के लाम में घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है। तो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। तो सेना को बड़ी कामयाबी मिलते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर किया है। नौशेरा से खबर आ रही है, जहां मध्य रात्रि में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन का नाम कांची रखा गया। वहीं आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो सुबह सुबह की ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां एक बार फिर सेना ने आतंकवादियों के तमाम मंसूबों को नाकाम कर दिया है और ये बड़ी सफलता हासिल हुई है सुरक्षा बलों को। विशाल बेरिस्टो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या है अपडेट? देखिए, ये ऑपरेशन कांची जो है वो कल रात को शुरू हुआ और जम्मू कश्मीर पुलिस को इनपुट मिले थे कोई इन्फिल्ट्रेशन बिट की सरहद पार से कुछ आतंकवादी भारत के इलाके में सरहद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया और 2 आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें इनको काफी असला बरामद हुआ है। इसमें 2 AK-47 और 1 पिस्टल शामिल है। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और
इस तरह के ऑपरेशन बार बार चलाए जा रहे हैं इस इलाके में, क्योंकि सेना हमारी भी पूरी तरह से सतर्क है और जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला जम्मू कश्मीर पुलिस को, उसके बेस पे इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन चलाया और इसमें सफलता हासिल की है। फिलहाल अभी और जानकारी के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार नौशेरा के लाम इलाके में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया और काफी असला उनसे बरामद हुआ है। जी, अगर जो बरामद किया गया है वो कौन सा है, क्योंकि AK-47 और कह रहे हैं कि कई बम भी बरामद किए गए हैं, इससे जुड़ी जानकारी क्या आपके पास अभी है विशाल? देखिए भावना, जो जानकारी हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के PRO के माध्यम से मिली है, उन्होंने ये कहा है कि 2 AK-47 के अलावा एक पिस्टल भी बरामद हुई है और बाकी काफी असला है जिसकी डिटेल्स अभी आने बाकी है। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि आतंकवादियों के जो मंसूबे थे वो कितने खतरनाक थे और अगर उनका इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता तो वो कितनी तबाही मचा सकते थे। और इसके अलावा ये इनके साथ और कितने लोग इन्फिल्ट्रेशन के लिए तैयार थे, उस पर भी अभी तहकीकात जारी है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और ये ऑपरेशन हुआ लाम इलाके में जो नौशेरा सेक्टर में पड़ता है, और 8 और 9 की इंटरवीनिंग नाइट यानी कि मध्य रात्रि में ये ऑपरेशन चलाया गया और जिसमें भारतीय सेना को सफलता मिली है। विशाल, ये भी जानना चाहेंगे, ये जो क्षेत्र है लाम, जो इलाका है, ये कौन सा इलाका है? स्थानीय लोगों को यहाँ पर जो आतंकवादियों की घुसपैठ थी उससे उन्हें तो किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है, उनको तो कोई नुकसान नहीं देखने को मिला है? देखिए शैला, क्योंकि ये इन्फिल्ट्रेशन बिट जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, ऑलरेडी 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और ये जो इलाका है ये सरहद LOC से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है काफी जंगल वगैरह है, लेकिन हमारी फौजें मुस्तैद है और जो जम्मू कश्मीर को इनपुट मिला उसके बेस पे ये ऑपरेशन चलाया गया और ये एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव जो है अभी भी वहाँ पर जारी है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जानो माल की और कोई हानि नहीं हुई है, आम जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल हमारी फौज को बड़ी सफलता मिली है और इस बात की और तहकीकात की जा रही है कि और कितने लोग इन्फिल्ट्रेशन बिड के लिए आ सकते हैं वहां से, और हमारी फौजें पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इंटेलिजेंस इनपुट जो हमें टाइमली मिला उसके बेसिस पे इस ऑपरेशन की सफलता हुई है। जी विशाल, इससे पहले भी हमने देखा था विशाल कि इस हफ्ते की ये दूसरी बड़ी घटना कही जा रही है और सुंजावन घाटी में इससे पहले सेना ने सर्च ऑपरेशन किया था और अभी भी जिस तरीके से नौशेरा में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या किसी और आतंकवादियों के भी तलाशी अभियान चल रहा है कि कितने और आतंकवादी इसके पीछे और हो सकते हैं? देखिए, संख्या बताना मुश्किल होगा, लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये कबूल किया कि पाकिस्तान की सेना कारगिल के अंदर पूरी तरह से और सक्रिय भूमिका में थी और पहली बार ये हुआ कि ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस बात को एक्सेप्ट किया और पाकिस्तान के खिलाफ भारत बार बार ये शिकायत करता रहा है कि वो पाकिस्तान एपिसेंटर है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। तो अब चूंकि कश्मीर के अंदर हालात सामान्य हो गए, कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, तो पूरा आतंकवादियों का जो फोकस है वो जम्मू के इलाके में शिफ्ट हो गया है और हमारी सेनाएं भी इस बारे में पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरह से बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही है, साफ है कि अब पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो उसका जो सेंटर है वो कश्मीर से शिफ्ट होकर अब जम्मू की तरफ आ गया है। और यही वजह है कि बार बार सच ऑपरेशंस होते हैं, यही वजह है कि बार बार हमारे इंटेलिजेंस को अपडेट करना पड़ता है और जो हमें सफलता हासिल हुई है अभी उस पे खुशी हम जरूर जी विशाल, तो सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ नौशेरा के लाम में सेना ने आतंकवादियों के घुसपैठ के मंसूबों को बिल्कुल नाकाम कर दिया। 2 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं, अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 AK-47 मिले फिलहाल। विशाल, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और आगे बढ़ेंगे, दूसरी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर ये भी है क्योंकि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज क्राउन प्रिंस शेख खालिद मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और क्राउन प्रिंस PM मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। साथ ही क्राउन प्रिंस का कार्यक्रम और आपको बताएं, राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने वो पहुंचेंगे। साथ ही क्राउन प्रिंस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। क्राउन प्रिंस की इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है।
क्राउन प्रिंस के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है और क्राउन प्रिंस खालिद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और कई ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिसमें विविध क्षेत्रों में अमीरात और भारत के जो रिश्ते हैं वो मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस इस समय भारत की यात्रा पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं और उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी आया है। और आपको उनके कार्यक्रम के बारे में बताएं तो राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। तो बेहद व्यस्त कार्यक्रम क्राउन प्रिंस का रहने वाला है और अमृतपाल सिंह ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतपाल, बेहद महत्वपूर्ण दौरा कह सकते हैं क्राउन प्रिंस का ये, क्योंकि भारत और यूएई के जो संबंध हैं वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होने की दिशा में, व्यापार की दिशा में, ऊर्जा की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण इसे कह सकते हैं। जी बिल्कुल, व्यापार, ऊर्जा, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, कल्चर, ट्रेड पॉलिसी, पॉलिटिकल संबंध और फिर जो रीजनल आपके मुद्दे हैं और ग्लोबल मुद्दे हैं, वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी डिस्कस हो सकता है आज जब प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस और साथ में उनकी डेलीगेशंस मुलाकात करेंगे और मुज़ाकरात करेंगे। तो ये सब इंटायर जो पूरा गैमेट है, देखिए आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। बाकी आपका जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो काफ़ी एनर्जी सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट्स में, टेक्नोलॉजी में काफ़ी मजबूत हैं और आप और कैसे न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज में ज़्यादा कोऑपरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उस पर बातचीत होगी। जी अमृतपाल, इस समय हमारे साथ जेसिका भी मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। जेसिका, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। जेसिका, जब से 1971 में अरब संघ का गठन हुआ उसके बाद भारत और यूएई के बीच संबंध और मजबूत होते गए और साल 2015 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा को कौन भूल सकता है। और उसके बाद जब हमने आहान मोदी का भी कार्यक्रम देखा था वो भी बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। बैप्स मंदिर की बात करें जेसिका, अगर अब क्राउन प्रिंस भारत आए तो भारत इसको किस दृष्टिकोण से देख रहा है और भारत यूएई के संबंध और किस तरीके से मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं? जैसे कि आपने बताया 2015 में जब प्रधानमंत्री गए थे यूएई, वो काफ़ी एक ऐतिहासिक यात्रा थी। 32 सालों में पहली बार एक भारत के प्रधानमंत्री यूएई गए थे और जिस तरीके के संबंध रहे हैं हमारे गल्फ नेशंस के साथ, यूएई एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर भी रहा है एनर्जी ट्रेड के संबंध में। और जैसे कि आप जानते हैं यूएई के साथ हमारी काफ़ी डाइवर्सिफाइड पार्टनरशिप और उसमें से एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी हैं जिस पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया है और ये एक बहुत ही ज़रूरी और एक इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप है जो इंडिया का कम से कम 1970 से तो थी ही, पर 2015 से इसे काफ़ी आगे बढ़ा दिया गया है। जैसे अमृतपाल भी कह रहे थे, एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया गया था 2022 में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण FTA था और उसमें से करीबन 80% गुड्स जो ट्रेड होते हैं दोनों देशों के बीच में उनमें टैरिफ हटा दिया गया था और उनमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, गोल्ड, पेट्रोकेमिकल्स, प्रेशियस मेटल्स, इन पर भी चर्चा हो सकती है। एक स्टॉक टेकिंग की जाएगी दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। जैसे कि आपको पता ही होगा क्राउन प्रिंस अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ आए हैं, एक डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगी। कल वो मुंबई भी जाएंगे, बिजनेस लीडर्स से मिलेंगे, व्यापार मंडल से मिलेंगे और देखेंगे कि आगे और क्या क्या ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश जुड़कर और आगे बढ़ सकते हैं और ये जो पार्टनरशिप है और मजबूत की जा सकती है। जी जेसिका, इसके अलावा आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इसके बाद क्राउन प्रिंस का मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है और भारत और यूएई के व्यापार की बात करें तो लगातार प्रगाढ़ हुए हैं ये रिश्ते और लगातार कई गुना आगे बढ़ रहा है व्यापार। अब जब मुंबई में जिस तरीके से बिजनेस मीट होगी उसमें निवेश के नए अवसर तलाशे जाएंगे और नई संभावनाओं पर गौर किया जाएगा।
जी, इमर्जिंग एरियाज़ जैसे देखा जाए और अगर आप जानती हो तो जैसे कि पिछले कुछ सालों में यूएई की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बढ़ गई है इंडिया में। वो 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यूएई का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है और इन्वेस्टमेंट रही है काफ़ी सालों से, चाहे आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, एनर्जी की बात करें। इन क्षेत्रों में यूएई के साथ हमारा आगे बढ़ने का कार्य होता ही रहता है। और जिस तरीके की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी रही है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाएंगी और कौन सी कंपनीज ऐसी हैं यूएई की जो इन्वेस्ट करना चाहेंगी कौन से प्रोजेक्ट्स में, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। पर फिलहाल जो अभी एग्जिस्टिंग ट्रेड है दोनों देशों में करीबन $85 बिलियन रिकॉर्ड किया गया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और कहा जा रहा है कि इसको कम से कम नहीं तो $100 बिलियन बनाना चाहते हैं दोनों देश बाय 2030। सो जिस तरीके की आपने इस समय बिज़नेस के संबंध हैं और ट्रेड के रिलेशनशिप हैं हमारे, और रूपी और दिरहम में जो दोनों देश एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इस रिलेशनशिप में। और यूएई जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये रिलेशनशिप जो हमारा यूएई के साथ फ़िलहाल है ये गल्फ नेशंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और परहैप्स इसको बताया जा रहा है ये इसी मोमेंटम में जाता रहेगा आगे भी। और जैसे कि आप बने रहिए हमारे साथ अमृतपाल भी जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, जैसे कि आप बता रही हैं कि ये जो ऐतिहासिक संबंध हैं उनको प्रगाढ़ करने की दिशा में एक मील के पत्थर के तौर पर इस दौरे को देखा जा रहा है क्राउन प्रिंस के। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की, कनेक्टिविटी की, साथ ही साथ कई और नए उभरते हुए क्षेत्रों में भी संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ ये दौरा हम देख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये देखें आप, इसको ट्रेड के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट में, उस लिहाज में देखें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो इनके ताल्लुकात हैं, और फिर उसके बाद बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात हैं, इसको एक्सपैंड करने की दोनों तरीके से ये इंगेजमेंट की जाएगी। आज जो मुज़ाकरात होगी प्रधानमंत्री के साथ और उनकी काबीना के जो अहम मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। इधर भारत के भी मंत्री मौजूद रहेंगे। कल जैसे जैसिका भी कह रही थी कि बॉम्बे में, मुंबई में जो बिजनेस राउंड टेबल है उनके साथ बिजनेस डेलीगेशन उनकी भी आई है। तो आप ये देख सकते हैं कि B2B या जिसको बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं, या जो निवेश उनके मुल्क से भारत में या भारतीय कंपनियों के उनके साथ जॉइंट वेंचर्स और जॉइंट एग्रीमेंट्स वो शेप ले सकते हैं। तो ये दोनों लिहाज से सरकारों के बीच में भी और एक बिजनेस टू बिजनेस वो भी शेप लेगा। जी, तो बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है अमृतपाल, ये 3 दिवसीय दौरा क्राउन प्रिंस का, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और रिश्तों को और प्रगाढ़ करने के लिए नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल जैसिका आपका और अमृतपाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब कोलकाता रेप और मर्डर मामले की, जहां कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, कोलकाता और अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। कोलकाता में आम लोगों ने मशाल लेकर जुलूस निकाला और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने मशाल निकालकर जुलूस निकाला और साथ ही साथ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। लगातार कोलकाता में रेप और मर्डर मामले को लेकर आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। यहाँ तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि महिलाओं ने मशाल उठाई हुई है और अपना वो विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रही हैं। और आप देख सकते हैं कि हर उम्र की महिलाएं इसमें शामिल हैं और इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश लोगों में बरकरार है। मूर्तिकार हों या फिर कलाकार हों, सभी इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। यही नहीं, कोलकाता में रिक्शा खींचने वाले लोगों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। उन्होंने रिक्शा चला के बैनर लगा के अपने रिक्शाओं पर अपना गुस्सा जाहिर किया। कोलकाता की ये तस्वीरें जहां रिक्शा चालकों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। डॉक्टर हों, राजनेता हों, आमजन हों, सभी में इस समय आक्रोश है कोलकाता के रेप और मर्डर मामले से जुड़ा हुआ। ये आक्रोश लगातार 1 महीने से चल रहा है। वी वांट जस्टिस, ये तमाम प्लेकार्ड लेकर रिक्शा चालक भी निकल पड़े हैं सड़कों पर। न्याय की इस लड़ाई में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो सभी को यही आस कि कब उस जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिलेगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर आक्रोशित लोग फिर सड़कों पर उतर आए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले में चर्चा के लिए बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तत्काल कैबिनेट की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। और इस घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी धरना प्रदर्शन किया है और इस विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शांतनु ठाकुर भी शामिल हुए। वहीं इसी मामले से जुड़े हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अहम सुनवाई है। न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा केंद्र के आवेदन पर भी विचार करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को लताड़ लगाई थी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या को भयावह करार देते हुए चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने की भी बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप और मर्डर मामले पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई करने का फैसला किया था और 22 अगस्त को इससे पहले सुनवाई हुई थी। प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रसन्नजीत, आज पूरा 1 महीना हो चुका है इस कांड को। 8 से 9 अगस्त की मध्य रात्रि को जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और दुष्कर्म और उसके बाद हत्या की गई। इसके बाद आक्रोश और उसके बाद एक विधेयक भी लाया जाता है ममता बनर्जी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट उस पर स्वतः संज्ञान भी लेता है। इसके अलावा आक्रोश अभी भी जारी है। अपराजिता विधेयक आता है लेकिन तकनीकी रिपोर्ट नहीं पेश की जाती सीवी आनंद बोस को, राज्यपाल को, और अभी भी वो लंबित है। हाँ देखिए, स्थिति ऐसा बन गया है, कभी कभी होता है ना कि चुनाव के समय पे सारे राजनेता कहते हैं कि जनता की अदालत, शायद इसी को कहते हैं जनता की अदालत। और जिस तरह से पिछले 1 महीने से लोगों ने रास्ते पर उतरकर दिन में पूरे रात जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं, शायद इतिहास में इस पिछले कई सालों में हिंदुस्तान का भी इस तरह की जनता की अदालत देखे हैं। चुनाव में जनता की अदालत हम कहते हैं जी, लेकिन आज जो सुनवाई होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये शायद उस तरह की जनता की अदालत है कि पूरे 10 करोड़ लोग पूरे बंगाल की
पूरे देश की और पूरे विदेशों में इंडियन डायस्पोरा सारे के सारे लोग अदालत की तरफ अपना नजर टिका के रखे हैं। ये एक प्रेशर है, मैं बताना चाहूंगा अदालत के ऊपर, लेकिन अदालत अपने हिसाब से तो चलेगा ही, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से 8 और 9 अगस्त के बीच में पूरे घटना को दबाने की कोशिश सरकार की तरफ से किया गया था, कोलकाता पुलिस की तरफ से किया गया था, ये कितना दूर तक लोगों की मन में इसका इंप्रेशन हो सकता है, ये शायद उस दिन ममता बनर्जी समझ नहीं पाई। लेकिन कल रात को शायद आज सुबह को उनको पता चल गया होगा कि 1 महीनों से कोई नेता नहीं, कोई राजनीतिक दल का झंडा नहीं, सिर्फ बंगाल के लोग इस आंदोलन को आगे लेके जा रहा है। ये सही है कि जो बाकी राजनीतिक दल है, खासकर से जो मुख्य विरोधी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो भी आंदोलन में शामिल है, लेकिन शायद वो जनता के आंदोलन में शामिल है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में जनता शामिल है। जनता के आंदोलन में, जनता की आक्रोश में, यहीं से आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। जनता चुनकर भेजती है सरकार को कि हमारी रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी, हमारे तमाम काम जो हैं वो सरकार पूरे करेगी। लेकिन यहाँ पर तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, रिक्शा चालक हों, तमाम जो आर्टिस्ट हैं वो भी सड़कों पर आ गए हैं, डॉक्टर सड़कों पर आ गए हैं, ये तो जनता बनाम सरकार हो गया है। बिल्कुल, एकदम सही सवाल पूछे हैं आपने कि जिस जनता जनार्दन ने इस सरकार को चुनकर लाए थे कि हमारी सुरक्षा के लिए, आज वही जनता सरकार के खिलाफ, और नहीं तो मैं ये कहूंगा कि वही सरकार आज जनता के खिलाफ। मतलब 1 महीना हो जाने के बावजूद भी सरकार की तरफ से ना ऐसा कोई कदम जनता को देखने को मिला कि जनता को लगे कि हाँ, ये सरकार हमारे लिए है, इसी सरकार को हम वोट देकर चुनकर लाए थे, इसी तरह से सरकार हमारी सुरक्षा के लिए 2021 में चुनकर आए। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। ऊपर से सरकार पूरी तरह से जनता के खिलाफ है। जनता जो जो आंदोलन, जो जो मांगे लेकर इस तरह से अब दिखा रहा है कि कोलकाता की वो जो हैंडपुल रिक्शा जिसको कहते हैं, टाना रिक्शा, वो रिक्शा वाले ने भी इस तरह से अपना मांग लेकर अपना गुस्सा दिखाने के लिए रास्ते पे उतर आए थे। तो लेकिन शासन और प्रशासन नाम की किसी चीज का कोई उपस्थिति, कोई उनका एक्टिविटी जनता को नजर नहीं आ रहा है। जी प्रसन्न जी, तो लगातार आक्रोश जारी है। आज 1 महीना हो चुका है जब कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई होने वाली है। प्रसन्न जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं कोलकाता कांड की, किस तरह से लोगों में उबाल है। प्रसन्नजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, जैसे कि हम बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे देश में लोगों में गुस्सा है। ख़ास तौर पर कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता तो एक तरह से देखा जाए हर वर्ग के लोग, हर आयु के लोग जिस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। और तो और अब तो टीएमसी के अंदर से जिस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, हमने देखा जवाहर सरकार ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, तमाम सारी ऐसी आवाजें हैं जो अंदर से आ रही हैं कि अब और नहीं। देखिए, पिछले 1 महीना से जो लगने लगा है लोगों को कि स्थानीय जो इकाई की जो तृणमूल कांग्रेस की नेता है,
या विधायक है या सांसद है, कोई मैदान में नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो जाके लोगों को ये आश्वासन दे कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ करेगी या हमारी सरकार आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। कोई नहीं है। सिर्फ ये लोगों का कहना है कि देखो वो जो जहर सरकार है वो सरकार के खिलाफ चले गए हैं, वो जो सुखेंदु शेखर राय है वो सरकार के खिलाफ चले गए। सिर्फ उन्हीं लोगों की आवाज लोगों को सुनाई दे रहा है जो तृणमूल कांग्रेस के अंदर अपना जो नोट ऑफ डिसेंट और वॉइस ऑफ डिसेंट देने लगे है, वही लोग बचा हुआ है। बाकी कोई नहीं है, ना कोई विधायक, मैं फिर से बता रहा हूं, ना कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट, ना कोई स्थानीय इकाई की चुने हुए तृणमूल कांग्रेस के लोग, ना कोई सांसद, कोई अपने अपने जगह पे नहीं है, कोई लोगों को भरोसा देने वाले नहीं है। और शासन और प्रशासन पिछले 1 महीने से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। और जैसे आपने अपने रिपोर्टिंग में बताया कि महामहिम ने सरकार को ये बताया कि आप तुरंत कैबिनेट मीटिंग बुलाए और जो कोलकाता की नगरपाल है, मतलब जिसको पुलिस कमिश्नर कहते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। तो मतलब महामहिम को बोलना पड़ रहा है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर करीब करीब नॉन फंक्शनल है और लोगों की गुस्सा तृणमूल कांग्रेस की जो सेक्रेटरी है, मतलब जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी आने लगे हैं। जी, इसमें आप प्रसन्नजीत, मैं यहाँ भी पूछना चाहूंगी क्योंकि 1 महीना हो चुका है, जांच अभी तक कहाँ पहुंची? क्योंकि संजय रॉय के अतिरिक्त अभी किसी और को गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि डॉक्टर संदीप घोष के अलावा कई लोगों से पूछताछ जारी है, लेकिन अभी जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए, सीबीआई की तरफ से 2 तरफा जांच, सीबीआई और ईडी इसमें लग गया है जांच के लिए अदालत के निर्देश पर। ये संदीप सरकार और उनके साम्राज्य में जितने सारे लोग होते हैं, तो इन सबके खिलाफ फाइनेंशियल करप्शन की जांच भी जारी है, क्योंकि सीबीआई को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं इस बर्बर रेप और मर्डर के साथ सिर्फ कोई सेक्सुअल परवर्शन नहीं, इसके साथ और कुछ चीजें जुड़े हुए हैं। तो आज तक हमें इंतजार करना पड़ेगा अदालत के सामने। जो बंद लिफाफा में अपने जो कार्रवाई है और तहकीकात है, उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से कोर्ट के सामने रखा जाएगा या रखा गया है, उसका जब खुलासा होगा तब हमें पता चलेगा। लेकिन जो चौतरफा एक जांच जारी है सीबीआई और ईडी की तरफ से भी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लगता है कि सीबीआई को कि ये मर्डर सिर्फ सेक्सुअल परवर्सन नहीं, इसके साथ और कुछ चीजें जुड़े हुए हैं। जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें होंगी जनादेश से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। राज्य में दूसरे चरण के अंतर्गत 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होना है। गौरतलब है कि राज्य में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को और तीसरे यानी कि अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है। राज्य में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार भी तेज हो चुका है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता राज्य में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं।
तो 3 चरणों में होने वाला है जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव और 10 सालों के बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लोगों में बेहद उत्साह नजर आ रहा है और आवाम चाह रही है कि किस तरीके से कौन सी राजनीतिक पार्टी को वो चुने। ऋषि जुड़ चुके हैं हमारे साथ श्रीनगर से। ऋषि, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे कि चुनाव प्रचार जो है वो तेजी पकड़ चुका है और 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। क्या आवाम क्या चाह रही है और राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र भी आ चुके हैं, किस तरीके के वायदे किए गए हैं? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात करें तो अब जो पूरा का पूरा परिदृश्य है वो खुल चुका है। सभी राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र आ चुके हैं और करीब करीब सभी राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार हैं वो भी चुनाव मैदान में आ चुके हैं। हालांकि तीसरे चरण का जो नाम वापसी की जो तिथि है वो 17 तारीख अभी है, तो वहाँ पर स्थिति ये है कि तीसरे चरण में, जो कि सबसे बड़ा चरण है जिसमें 40 सीटों पर मतदान होना है, उस इलाके में सबसे बड़ा इलाका जम्मू का इलाका है जिसमें कि ये मतदान होना है और उसके बाद जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका है आखिरी चरण में, तीसरे चरण में, उसमें होना है। कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं उसमें जो राजनीतिक गहमा गहमी है वो न सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच में है बल्कि अब जनता भी इस बार के चुनाव में ये देख रही है कि वो किसको वोट करे, क्योंकि उसके पास इस बार विकल्प काफ़ी हैं। इससे पहले हम देखते रहे थे, ख़ासतौर से अगर हम घाटी की बात करें कश्मीर इलाके में, तो एनसी और पीडीपी के तौर पर ही चुनाव में जो उम्मीदवार होते थे वो दिखते थे, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं तो कहीं अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं तो कहीं पर जमात समर्थक उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो ऐसे तमाम घटक हैं जो इस बार चुनाव को या तो त्रिकोणीय बना रहे हैं या चतुष्कोणीय तक बना रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी घाटी में हम देख रहे हैं कि पहले चरण में 16 सीटें आती हैं कश्मीर की, जो दक्षिण कश्मीर का इलाका है उसमें से 8 सीटों पर बीजेपी दमखम के साथ लड़ रही है और चुनावी मैदान में हम देख रहे हैं कि जो इंटीरियर के इलाके हैं वहाँ पर भी उनकी कैंपेन जारी है। हमने देखा कि कश्मीरी पंडित भी यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उनको वेलकम कर रहे हैं। वो और जो माहौल है वो यही दिख रहा है कि आने वाले समय में जो वोटिंग टर्नआउट है लोकसभा से भी मुझे लगता है ज़्यादा रहेगा। जी बिल्कुल ऋषि, चुनावी गतिविधियां जो हैं वो पूरे जोर शोर से जारी हैं। तमाम नेता जो हैं वो अपने वादों और इरादों को लेकर जनता के बीच में मौजूद हैं। जनता ने भी पिछले कुछ समय में एक बदलती हुई बयार देखी है, एक बदलता हुआ कश्मीर देखा है, वहाँ की फिजाओं में वो बदलाव देखा है। आप वहाँ ज़मीन पर मौजूद हैं, लोगों से भी बात की होगी, किस तरह के लोगों में जो है वो क्या देखते हैं अपने नेता में? देखिए, इस बार के कश्मीर में हम एक बदलाव, जो बड़ा बदलाव देख रहे हैं वो ये है कि वो उनके जो जन सरोकार हैं, जो उनकी निजी समस्याएं हैं, ख़ासतौर से जो उनके इलाकों की, वो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जबकि हम पहले देखते थे कि इमोशनल इश्यूज़ पर चुनाव ज़्यादा लड़े जाते थे। हालांकि इस बार कुछ राजनीतिक दल इसको फिर से इमोशनल इश्यूज़ की ओर ले जाने की कोशिश में है, लेकिन अब जनता इस बात को समझ चुकी है कि जो इशू बार बार उठाए गए उन इश्यूज़ का कोई मतलब नहीं है। अब उनकी जो मतलब है कि उनकी शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य और ये जो चीज़ें हैं ये अब प्रमुखता से आगे बढ़ रही हैं। ख़ास तौर से जो रोज़गार का मुद्दा है वो बेहद महत्वपूर्ण है और अलग अलग चुनावी घोषणा पत्र राजनीतिक दलों के जो आए हैं उस पर उनकी पैनी नज़र है। वो देख रहे हैं कि किस राजनीतिक दल ने क्या किया है और अब वो क्या करने का वायदा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जनता काफ़ी जागरूक है और इस बार का जो चुनाव है मुझे लगता है इस मायने में अभूतपूर्व होगा कि जो चुनाव परिणाम आएंगे वो ये बताएंगे कि किस तरीके से अपने उम्मीदवार को चयन करने में कश्मीर के लोगों ने अपनी जो समझदारी दिखाई है। मुझे लगता है इसकी झलक ज़रूर इन चुनावों में दिखाई देगी। जी ऋषि, यहाँ हमारे साथ धीरज भी जुड़ चुके हैं। धीरज, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि हम ऋषि से चुनावी मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे। धीरज, अगर चुनावी मुद्दा की बात करें तो रोजगार, महिला और विकास तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन चुनावी मुद्दा जिसको एक और मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है अनुच्छेद 370 को भी। 370 हटने के बाद अब पहली बार चुनाव हो रहे हैं, लेकिन स्टेटहुड का एक बड़ा मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर में इस समय छाया हुआ है, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन एक तरफ कह रहा है कि हम आवाम को स्टेटहुड वापस लाके देंगे, वहीं भाजपा कह रही है कि विधानसभा चुनावों के बाद ऑटोमेटिकली स्टेटहुड तो आना ही है।
धीरज, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हमने 2 रैलियों की हम बात करते हैं, जबकि संकल्प पत्र की घोषणा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री आए थे तो उनसे ये सवाल पूछा गया था कि जो नेशनल चीजें मिल रही है। हेलो 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 जी बोलिए बोलिए धीरज। हेलो जी, मैं दो चर्चा करना चाहूँगा। जबकि संकल्प पत्र की घोषणा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री आए थे तो उनसे ये सवाल पूछा गया था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो स्टेटहुड की बात कर रही है, तो उन्होंने साफ तौर पे इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में पार्लियामेंट में बोल चुका हूं कि जो ही जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को कायम कर देगी। तो ये जबकि पहले बताया जा चुका है। इसके अलावा कल जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की रैली हुई थी, तो राजनाथ सिंह ने भी इस बात को दोहराया कि जिस धारा 370 की बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कर रही है, तो उसकी चर्चा पहले ही पार्लियामेंट में हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी घाटी में जो ही सामान्य स्थिति बनेगी या पूरे जम्मू कश्मीर में जो ही सामान्य स्थिति बनेगी, उसके बाद उन्होंने वो स्टेटहुड का दर्जा राज्य को दे देगी। इसके अलावा उन्होंने अमन की बात की कि घाटी में किस तरीके से धारा 370 के निरस्त होने के बाद किस तरीके से यहाँ अमन कायम हुआ है। उन्होंने रामबन का जिक्र किया, जहाँ से जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, जहाँ के सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए यही रामबन का इलाका है। जबकि यहाँ शाम होती थी तो शाम के होते ही यहाँ की पहाड़ियों में जो बंदूकें गरजने लगती थी, दहशतगर्दों का जो आलम था कि दहशतगर्द किसी तरीके से लोगों को अशांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब से घाटी में 370 को निरस्त किया गया है, वो बंदूकें अब खामोश हो चुकी हैं और वो दहशतगर्द यहाँ से पलायन हो चुके हैं, यहाँ से वो पाकिस्तान की तरफ जा चुके हैं। जहाँ तक आपने विकास की बात की तो उन्होंने विकास का भी ब्यौरा दिया कि किस तरीके से जो पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीते 10 वर्षों में जो विकास कार्य हुआ है, चाहे उन्होंने अगर टनल की बात की तो जो उसका चांदनी का जो टनल है, जिसको आज हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बोलते हैं, तो किस तरीके से टनल का निर्माण हुआ है, कैसे रामबन तक जो रेल मार्ग से कनेक्ट हुआ है रामबन, उसके बाद कैसे सड़क मार्ग से अगर रामबन को हम कनेक्ट करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर शहर तक की जो दूरी है वो कैसे कम हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो संकल्प पत्र की बात कि कैसे रामबन को जो एक टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाए, ऐसा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। तो भाजपा का यहाँ जो चुनावी एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है और भाजपा जब लोगों के बीच में जा रही है तो वो बता रही है कि बीते 70 सालों में किस तरीके से जम्मू कश्मीर की स्थिति रही है और किस तरीके से भाजपा के आने के बाद 2014 के बाद जब से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा है, जब से यहाँ पे एलजी का शासन लगा है, तब से यहाँ किस तरीके की जो स्थिति है वो सामान्य हुई है, किस तरीके से जो टूरिज्म की अगर हम बात कर लेते हैं तो किस तरीके से बेखौफ यहाँ जो है वो देशी और विदेशी सैलानी यहाँ तक पहुँच रहे हैं, किस तरीके से जो पूरी कनेक्टिविटी की बात की गई है, चाहे रेलवे मार्ग की बात हो, और किस तरीके से जो कहा जा रहा है कि जो हवाई यात्रा है, हवाई यात्रा को भी सुचारित किया गया है, विमानों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो विमानों की संख्या में इजाफा होने का कारण है और जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा में 5 लाख जो पर्यटक पहुँचे और जिस तरीके से साल दर साल जो कटरा में भी जो माता वैष्णो देवी के मंदिर के लिए जिस तरीके से श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, तो इसका ये परिणाम है कि जब यहाँ पे शांति कायम हुआ है धारा 370 के निरस्त होने के बाद, और जिस तरीके से यहाँ एक तरीके से जो जनता का शासन है एक तरीके से, तो और अमन और खौफ का, जबकि अमन का माहौल बना और खौफ जबकि यहाँ से खत्म हुआ, तो यहाँ सैलानी जी धीरज, तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने चुनाव प्रचार में तेजी ला रहे हैं और अपने अपने तरीके, अपने अपने वायदों से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनता के ऊपर है कि वो क्या जनादेश देती है। फिलहाल धीरज आपका और ऋषि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसके साथ ही पार्टी ने अब तक कुल 41 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। पार्टी ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है तो वर्धन यादव बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने जेजेपी प्रमुख और बीजेपी के सहयोग से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव। तो ये तो थी खबरें जनादेश से जुड़ी हुई। आगे बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी वजूखाने की एएसआई सर्वे मामले की सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी और इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है तो वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से याची राखी सिंह ने प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ कर रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का भी सर्वेक्षण एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेंगे। बैठक से पहले उन्होंने सऊदी राष्ट्रीय संग्रहालय और किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्काइव्स का दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि भारत के ऐतिहासिक जुड़ाव के बारे में पता चला जो एक मजबूत संबंध विकसित करने की नींव के रूप में कार्य करेगा। आपको इस बैठक का उद्देश्य बताएं तो भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना इसका उद्देश्य है। खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं और ये क्षेत्र भारत के मुख्य व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। और अब बात गणेशोत्सव की। तो गणपति बप्पा मोरया के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में इस समय धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों के साथ भक्तगण अपने अपने घरों में भगवान श्री गणेश की स्थापना के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर और लालबाग राजा गणपति मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने श्रद्धा भाव से लालबाग के राजा की वंदना की। 10 दिन तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुरूप गणेश स्थापना करते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गुजरात के सूरत में पेड़ों की छाल से बनी भगवान श्री गणेश की 11 फीट की अनोखी मूर्ति स्थापित की गई। वहीं गुजरात के राजकोट के श्री सिद्धिविनायक राजा मंदिर में भी भक्तों ने पूजा अर्चना की। श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए और सभी ने इस समय देश भर में गणेश उत्सव की धूम मनाई जा रही है और सब अपने घरों में मंदिरों में गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी संध्या। संध्या, आप बताइए क्या कुछ है आज के अखबारों में, प्रमुखता किन खबरों को दी गई है? शैला, समाचार पत्रों के हेडलाइन की अगर हम बात करें तो आज यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष ने जो भारत की प्रशंसा की है, तारीफ की है, उससे जुड़ी हुई खबर प्रकाशित की गई है। हरिभूमि अखबार ने इसे अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है। और आपको बता दें कि डेनिस फ्रांसिस मुरीद हुए भारत के, और उन्होंने कहा कि वैश्विक मामलों में निरंतर योगदान देने के चलते भारत का भविष्य उज्जवल है। साथ ही उन्होंने भारत का बहुपक्षवाद का प्रतिबद्ध रहने का जो प्रतिबद्धता है उसके समर्थन में भी बात कही। और आपको बता दें कि साथ ही एक और कॉलम प्रकाशित है, उसी में लिखा है कि पुतिन के बाद जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत रुकवा सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। तो इस खबर को पहले पेज पर स्थान मिला है। एक और खबर की बात करते हैं, यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई खबर है, जिसे आज सभी प्रमुख अखबारों ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रामबन में चुनावी सभा को रक्षा मंत्री संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीओके वासियों को हम अपना मानते हैं, पाकिस्तान आपको विदेशी मानता है। इस खबर को आज पहले पेज पर स्थान मिला है। एक और खबर की बात करते हैं, यह है सैनिकों से जुड़ी हुई। सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन डीआरडीओ ने सैनिकों की सेहत का ध्यान रखने के लिए एक ऐसी वर्दी तैयार की जा रही है जो सेना की इलेक्ट्रॉनिक ड्रेस खुद आंकड़े भी जुटाएगी। और कई देश में इस तकनीक का पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि ग्राफिन नैनो मटेरियल का इसमें इस्तेमाल होगा और ये जो ई कपड़ा होगा, इसके माध्यम से स्टार्टअप कंपनी जो इसे तैयार कर रही है, ये वर्दी जो होगी ये सैनिकों की सेहत का ध्यान रखेगी। एक और खबर की बात करते हैं, प्रमुख अखबारों में आज ये खबर भी पहले पेज पर हमें देखने को मिली है। ये कोलकाता से जुड़ी हुई खबर है। कोलकाता मामले में अपनों से घिर गई है अब ममता सरकार। आपको बता दें कि टीएमसी के जवाहर सरकार ने बोला कि मैं सांसद ही छोड़ूंगा, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं उम्मीद कर रहा था कि आप, यानी कि ममता बनर्जी के लिए उन्होंने कहा कि पुराने अंदाज में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर से आप सीधे बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और भी तमाम बिंदु हैं जो उन्होंने अपने पत्र में लिखे, उसे लेकर के आज खबर प्रकाशित है। एक और खबर की बात करते हैं तो ये है हाथों के प्रत्यारोपण से जुड़ी हुई खबर, जिसे दैनिक जागरण अखबार ने आज पहले पेज पर प्रकाशित की है और लिखा है कि पहली बार हाथ प्रत्यारोपण के लिए अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि एक संगठन है जो NOTT, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है और उसने ये पहल की है। प्राथमिकता और पारदर्शिता के आधार पर ज़रूरतमंद मरीजों के हाथों का इसके माध्यम से प्रत्यारोपण किया जा सकेगा। और आपको बता दें कि अब तक 36 मरीजों के हाथों का प्रत्यारोपण हो चुका है। चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं, ये प्रदूषण से जुड़ी है लेकिन अच्छी खबर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो आंकड़े आए हैं उससे पता चला है कि 21 शहरों ने प्रदूषण 40% घटाया है और सूरत की हवा देश में सबसे साफ हवा देखने को मिली है। ये राहत की एक बात है। 95 शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार आया है। तमाम कौन कौन से शहर हैं उसकी एक पूरी लिस्ट जारी की गई है और इस खबर को जनसत्ता अखबार ने प्रकाशित किया है। तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई यह खास और अहम खबरें। संध्या, विभिन्न क्षेत्रों की अखबारों में प्रकाशित खबरों को हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दुनिया भर की कुछ खास खबरें। रूस के दक्षिणी बेलगोरोड क्षेत्र के गवर्नर ने दावा किया है कि यूक्रेन ने उनके तेल भंडार पर हमला किया है। उन्होंने बताया कि घातक ड्रोन की मदद से यूक्रेनी सेना ने एक ईंधन भंडारण स्थल पर हमला किया। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर सीमावर्ती इलाकों में देर रात हमले का आरोप लगाया। अल्जीरिया चुनाव में राष्ट्रपति को 95% वोटों के साथ चुनाव का विजेता घोषित कर दिया गया है। हालांकि विपक्षी उम्मीदवार ने चुनाव में अनियमितताओं का दावा किया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आज से भारत अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और अधिक मजबूत करना है। ब्राजील के अमेज़न में सूखे के कारण लोगों को पानी की कमी हो रही है। अमेज़न वर्षा वन से होकर गुजरने वाली नदी के पास रहने वाली ब्राजील वासी घटते जलस्तर की वजह से सूखे की मार झेल रहे हैं। ब्राजीलियाई
भूवैज्ञानिक सेवा SGB ने हाल ही में एक चेतावनी जारी की है। और अब बात कारोबार की। GST परिषद की 54वीं बैठक आज नई दिल्ली में होने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ GST संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा होगी और इस अहम बैठक में GST दरों में बदलाव करने के लिए बनी मंत्री समूह की सिफारिशों को विचार विमर्श के लिए पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले GST दरों में बदलाव पर भी राज्य सरकारों के साथ चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले GST पर भी एक स्टेटस रिपोर्ट भी परिषद के सामने रखी जा सकती है। इससे पहले GST परिषद की इस साल जून में बैठक हुई थी। और अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। पेरिस पैरालंपिक खेल सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। पेरिस की मेयर ने पैरालंपिक फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष को सौंप दिया, जिन्होंने फ्लैग खेलों के अगले मेजबान लॉस एंजलिस के मेयर को दिया। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने US ओपन का खिताब जीत लिया। सिनर ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को 6-3, 6-4, 7-5 से हराया। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में 16 सदस्यीय टीम चुनी गई है। ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद पहली बार मैदान पर उतरी भारतीय हॉकी टीम ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के साथ शुरुआत की है। टीम इंडिया का अगला मुकाबला आज जापान से होगा। और अब बात मौसम की। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में इतना ही, लेकिन हर बारी की तरह हम आपको छोड़ के जाते हैं कुछ मनोरम दृश्यों के साथ। आज जहां हम आपको लिख के जा रहे हैं वो है बेट द्वारका। बेट द्वारका एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा के रूप में द्वारका में बिताए वर्षों के दौरान यही अपना मूल निवास बनाया था। तो बिल्कुल आप इन दृश्यों का आनंद उठाइए और इन मनमोहक झलकियों को देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे